सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत करते हैं। निठारी केस में आप लोग कैसे पहुँचे और वहाँ पे आप लोगों ने जो सर्च था वो कैसे स्टार्ट करा? लगभग हो गए होंगे तब तक उस टाइम हाँ, तब तक 16-17 बच्चे हो गए थे। 16-17 बच्चे तब तक हो चुके थे। उसमें 1-2 लेडी भी थी मेजर। प्रेस का इतना प्रेशर था पुलिस पे, मुकदमा लेकिन शायद पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रहीं, नहीं लिखा गया। हाँ, वो गलती थी पुलिस की। पुलिस की काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि बच्चे भीख मांगते थे, वहाँ शाम को खड़े हो जाते थे कि बच्चे रात को जाते कहाँ हैं, ये देखने के लिए कौन लेता है इनको। उसकी याददाश्त इतनी तेज़ थी कि उसने बच्चों के एक एक बच्चे को बताया और क्या कपड़े पहने था जब मर्डर के वो बताया। देखिए मैंने कोई मूवी उसमें दिखा रहे थे बच्चा, गलत बात है। नहीं सर, रणवीर का पॉलिटिकल या फिर पुलिस की तरफ से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोर्ट ने 2023 में दोनों को एक्यूट करा। कोर्ट के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, हाई कोर्ट के। अब बात करते हैं आयुषी तलवार मर्डर केस में। हाँ। आप लोग उस केस से कैसे मैंने कहा मैं बताऊंगा, तुम्हारी बात एक्शन दूसरी तरफ है, मेरा दूसरी तरफ है। तो बोले और कोई बात नहीं, मैंने बस मेरी तो यही बात है कि डॉक्टर ने नहीं मारी लड़की। तो करा किसने था? नोएडा का जब भी जिक्र होता है तो दो केसेस का जिक्र हमेशा होता है उनके साथ। सबसे पहला है आयुषी तलवार मर्डर केस और दूसरा है निठारी कांड। आज हमारे साथ है रिटायर्ड डीएसपी गजेंद्र सिंह सर और रिटायर्ड डीएसपी एसपी सिंह सर। इन्हीं दो केसेस पे बात करेंगे। इन्होंने इन्वेस्टिगेट भी करा उस केस पे। इनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का हमारे साथ। धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत करते हैं। निठारी केस में आप लोग कैसे पहुंचे और वहाँ पे आप लोगों ने जो सर्च था वो कैसे स्टार्ट करा? कैसे आप लोग लिंक हुए इस केस से? सबसे पहले मैं मेरठ से ट्रांसफ़र पे आया था और एसपी सिंह साहब अलीगढ़ से ट्रांसफ़र पे आए थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी एसएसपी जो थे यहाँ श्री पीयूष मौर्य साहब, मैं अपनी रिक्वेस्ट से एसआईएस में हो गया था, पोस्टिंग करा ली थी मैंने। तो मौर्य साहब के ट्रांसफ़र के बाद आर.के.एस. राठौर साहब आए, मई जून 2006 की बात होगी। तो उनके पास एक नंदलाल नाम का आदमी आया। उनने उनको अप्रोच किया कि भाई उसकी लड़की थी पायल नाम की, वो D5 पे गई थी निठारी और वो 3 दिन से मिल नहीं रही है और वो बता नहीं रहा कहाँ है उसका मालिक। राठौर साहब ने मुझे बुला के और कहा कि भाई इनकी मदद करो, ज़रा पता करो क्या है मामला। मैं एसआईएस में था, वहाँ हम लोगों ने पूछताछ करी तो पता लगा कि वो जिस दिन की घटना बता रहा था नंदलाल के, उस दिन लड़की गई थी पंढेर के घर पे, तो पंढेर उस दिन था नहीं। इस बात ये प्रूव हो गया कि पंढेर चंडीगढ़ गया था। तो ये पूछा कि क्यों गई थी लड़की, तो कि नौकरी के लिए बुलाई थी। तो फिर पंढेर के एक वर्कशॉप है फरीदाबाद में, उसका जेसीबी रिपेयरिंग सर्विसिंग का काम है शायद, उत्तर भारत तब था, उत्तर भारत में पूरे में उसी का। वहाँ पे हमने पुलिस भेजी देखने के लिए, तो वहाँ वो लड़की मिली नहीं। फ़ोटो ले लिया था हमने नंदलाल से, उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था, पायल का, पंढेर का भी ले लिया था। तो जब वो नहीं मिली तो लड़की के डिटेल कॉल डिटेल निकलवाए, तो बम्बई के किसी लड़के से वो फ्रिक्वेंटली बात भी करती थी, एसएमएस आते भी थे जाते भी थे उसके पास। तो अंदाज़ा लगा कि ऐसा तो नहीं, ये लड़की मेजर लड़की थी, 22-23 साल की, 24 की होगी कि कहीं उसके पास चली गई हो। एसएसपी को बताया गया कि साहब इसमें इन्वेस्टिगेशन की विधिवत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मुकदमा लिखवा दिया जाए, ठीक रहेगा। तो उन्होंने आदेश कर दिया सेक्टर 20 के लिए मुकदमा, लेकिन शायद पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रहीं, नहीं लिखा गया। और फिर वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से वो मुकदमा लिखा गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पहले चौकी इंचार्ज ने की, फिर जो सर्किल अफसर थे श्री दिनेश यादव, उन्होंने शुरू करी। उनके असिस्ट में हम लोग लगे थे, हम दोनों लगे थे। पहले तो बात थी कि तभी एक बहुत सनसनीखेज अपहरण हो गया था यहाँ एक बच्चे का। उसमें हम लोगों को लगा दिया, टीम बनी थी काफ़ी और हम लोग भी थे दोनों। तो जब बच्चे का फिरौती हुई थी, मथुरा रेलवे स्टेशन के पास हुई थी, हम लोग मथुरा रेलवे स्टेशन पे ही थे। तो वहाँ पे एक सिपाही साथ में था पैसे देने वालों के साथ हमारा।
उसने बताया कि सब पैसे दे दिए गए हैं, क्या करना है। तो हमने एसएसपी को पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा बच्चा कहाँ है। हमने कहा जी बच्चे को पता नहीं कहाँ है, रात का टाइम था। तो बोले जाने दो, पैसा जाने दो, बच्चा ज़रूरी है पहले। हमने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में बच्चा भी मिल गया और वो पैसे भी बरामद हो गए थे सब। मैं फिर एसएसपी से मिला क्योंकि मुझे एक व्यक्तिगत समस्या थी। मैं सर वो बच्चा बरामद हो गया, मुझे एसआईएस में फिर कर दो। तो उन्होंने कह दिया नहीं, शाम को मीटिंग है, तो मीटिंग में आओ फिर बताएंगे। तो हम लोग मीटिंग में, बंगले पे मीटिंग थी, सेक्टर 27 में रहते थे। 27 में सब लोग थे, थाना प्रभारी, मैं भी था, सब लोग हम। तब तक निठारी में मतलब चल रहा था कि बच्चे अब अपहरण हो रहे थे, लगातार गायब हो रहे थे। हाँ, गायब हो रहे थे बच्चे और पता नहीं लग रहा था कुछ भी। पुलिस की काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा था कि बच्चे। अब फिर जब वो बच्चा आ गया, जो अनंत बच्चा था वो आ गया, तो फिर ज़्यादा ये होने लगा कि वो पैसे वाले का बच्चा था, पुलिस ने ढूंढ लिया 3 दिन में, और ये गरीब आदमी, इनको पुलिस ध्यान ही नहीं दे रही। कितना आंकड़ा रहा होगा कि मतलब तब तक बच्चे निठारी में अगवा हो गए होंगे तब तक उस टाइम? हाँ, तब तक 16-17 बच्चे हो गए थे। 16-17 बच्चे तब तक हो चुके थे। उसमें 1-2 लेडी भी थी मेजर, और बच्चे थे 15-16 बच्चे भी थे। तो ये काफ़ी सनसनी, कोई अखबार नहीं था जिसमें ये बात नहीं छपती थी, कोई चैनल भी नहीं था जिसमें इस पे बात नहीं होती, तो लोकल। तो एसएसपी बड़े चिंतित थे कि भाई ये कैसे वर्कआउट हो। दरअसल अपहरण हुआ, मर्डर हुआ और या डकैती हुई, ये जो क्राइम एक से ज़्यादा लोग करते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं। आज चोरी भी है, कोई चोर करेगा अकेला भी, तो वो अपने घर, उसके घर वालों को पता लग जाएगी, तो खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये ऐसा मामला था जो अकेला था और दीवारों के अलावा कोई नहीं जानता था उसको। इसको खुलने में जो समस्या आ रही थी, एक पता नहीं लगा, प्रयास तो पुलिस कर रही थी लोकल, लेकिन ये समझ कि वो जो करने वाला था वो किसी के टच में था ही नहीं। क्राइम जो किसी के क्रिमिनल अक्सर समाज के टच में कहीं ना कहीं रहता है, तो वो खुलने का ज़्यादा संभावना रहती है। और जब वो किसी के टच में ही नहीं होगा, लोग क्रिटिसाइज पुलिस को करते हैं, लेकिन ये जो पुलिस के सामने सीमाएं और समस्याएं होती हैं उनको नहीं समझ पाते। अब जो ये क्राइम कर रहा था वो किसी के, दुनिया में किसी के टच में था ही नहीं। बट यहाँ पे तो पुलिस ने भी एफआईआर नहीं लिखी थी ना? हाँ, वो गलती थी पुलिस की, वो एक गलती थी पुलिस की, और हो जाती तो भी इतना आसान नहीं था इसको वर्कआउट करना। और असल में जब ये हम लोग खड़े हुए, हम टीम में, हमने दोनों ने खड़े होके कहा कि हम इसको करेंगे, लीड करेंगे, तो एसएसपी ने हमको जो संसाधन हमने मांगे दे दिए थे। फिर हम लोगों ने विचार किया कि भाई ये बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्या है हो सकता है। तो 2-3 बातें हमारी समझ में आई कि या तो भीख मांगने के लिए बच्चे जाते होंगे, कोई ऐसा गैंग है जो बच्चों को उठा ले जाता है। ज़्यादातर बच्चे 14 साल 13 साल से छोटे ही थे। या फिर एक संभावना ये थी कि कोई ऐसा गैंग है, ज़्यादातर लड़कियां थी, जो इन लड़कियों को गलत धंधे में न डाल रहा हो कहीं ले जाके। यही थी जो। तभी एक अखबारों में खबर छपी थी कि राजस्थान में कोई 2 लड़कियां गायब हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मिली थी। तो हम दोनों फिर सीबीआई में गए। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर साहब यूपी कैडर के ही थे, उनसे रिक्वेस्ट करी सर हमें इसमें मदद करवाइए, ये केस हो सकता है कि वो लड़कियां गायब हैं, यहाँ से भी लड़कियां गायब हैं, कहीं इंटरकनेक्ट हों। तो उन्होंने काफ़ी हमको हेल्प की, काफ़ी जो उन पे डाटा था। तब बात निकल के आई कि एक ट्राइब्स के कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं राजस्थान के और यूपी के बॉर्डर पे। हाँ, तो वो उनका मोडस ऑपरेंडी ये पता लगा कि वो बच्चियों को चुरा लेते हैं और उनको बड़ी करके फिर प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते हैं। तो इस पे भी काम शुरू किया कि बच्चे कोई भीख मंगवाने के लिए तो नहीं ला रहा। उसके लिए क्या करते थे हम, शाम को जो जिन चौराहों पे बच्चे भीख मांगते थे वहाँ शाम को खड़े हो जाते थे कि बच्चे रात को जाते कहाँ हैं, ये देखने के लिए कौन लेता है, इनको ले जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये जो
अलीगढ़ कहाँ कहाँ, कई जगह जहाँ ये लगता था कि ये हो सकता है, वहाँ प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं। फिर दूसरी लाइन जो थी क्रिमिनल ट्राइब वाली, उस पे हम लोग गए थे, मैं गया था, आप हाँ गए थे कि ऐसा तो नहीं। तब पता लगा कि वो जो लड़की पायल नंदलाल की लड़की जो गायब थी, उसका मोबाइल मिल गया है। सर्विलांस टीम ने वो मोबाइल रिकवर कर लिया है। तो हम लोग वापस आए। जब हम लोग वापस आए तो वो रिक्शे उसको बुलाया गया, मुनिंदर को बुलाया गया। उसमें मुनिंदर के नौकर सुरेंद्र का सिम चला था, उसके नाम का सिम चला था। तो ये कनेक्ट हुआ कि ये तो उसने चलाया है, तो लेकिन वो मिला एक रिक्शे वाले पे। अभी तक सुनिंदर और मनिंदर का कोई भी जिक्र नहीं है, जब तक अभी तक फोन जब तक नहीं मिला है। हाँ, यहाँ से जिक्र जाता है D5 पे कि ये लिंक हाँ, ये लिंक ये हुआ कि अभी तक का कोई वो कुछ जो पता लड़की नहीं। गायब है उसका मोबाइल इस पे है, तो इसको पता है कि लड़की का, उसने सिम डाल लिया था, ठीक है। अपनी आईडी से डाला था। और एक और बात थी, उसका मोबाइल खो गया था, तो उसकी खोने की सूचना भी उसने थाने में दर्ज कराई थी दूसरे दिन। लेकिन सर्विलांस का तब इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं था, FIR नहीं लिखी गई, नहीं फोन नहीं, वो तो उसकी तो लिखी गई गुमशुदगी मोबाइल की, लेकिन जो सर्विलांस थी वो टीम बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो मोबाइल खो गया, ये खो गया, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। नहीं तो वो ट्रेस हो जाता तो हो सकता है तब भी खुल जाता। जितनी अब सुविधाएं हैं सर्विलांस की उतनी तब थी नहीं, उतनी थी नहीं। तो वो मोबाइल मिला एक रिक्शे वाले पे। रिक्शे वाले से पूछा तू कहाँ से लाया भाई? तो उसने कहा जी एक सवारी छोड़ गई थी मेरे रिक्शे में, और वो मेरा, हाँ मैं यहाँ D5 के सामने वो छोड़ गया था उसको मैं। अब उसको देखने गए तो वो था नहीं घर में। फिर सुने पंडेर को बुलाया गया, वो फरीदाबाद से आया कि भाई कहाँ है ये नौकर तुम्हारा? तो बोला जी वो तो अपने गांव गया है, दिसंबर का महीना था, हाँ अल्मोड़ा का रहने वाला था वो, अब उसका गांव किसी ने देखा नहीं। फिर पंडेर ने ही बताया कि एक मेरे पास उसका कोई मैनेजर या कोई कर्मचारी था जिसने वो गांव देखा था उसको बुलाया गया कहीं उसके सर्विस सेंटर पे से। अपने मैनेजर के साथ उसने अपनी गाड़ी भेजी, और वो गाड़ी दूसरे दिन शाम तक उसको लेके आ पाई वहाँ से। उसके बाद हम टीम जो थी, तो हम लोगों को कह दिया कि भाई इंट्रोगेशन हम लोगों को देने का एक कारण ये भी था, एक तो राठौर साहब के साथ हम रहे थे, हमको जानते थे कि वो कैसा काम करते हैं। दूसरे हम लोग बाहर से आए थे, तो हमारी प्रेस में कोई जान पहचान नहीं थी यहाँ लोकल, और उनको प्रेस से बचाना बहुत ज़रूरी था जब तक केस वर्कआउट न हो जाए, क्योंकि प्रेस का इतना प्रेशर था पुलिस पे कि बच्चे मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था। सेक्टर 50 में ऑफिस था। हाँ, सेक्टर 50 में हमारा ऑफिस था। वहाँ पूछताछ शुरू हुई तो प्रेस को पता लग गया। अब हम किसी को जानते नहीं थे, लोकल प्रेस के आदमी को, हम भी नहीं, आप भी नहीं। लेकिन वहाँ जब आने लगे लोग, तो हमने SSP का बताया यहाँ तो काम हो नहीं सकता सर, ये तो यहाँ प्रेस आ रही है। तो फिर उन्होंने, हम वहाँ से हट गए। फिर तो हम ऐसे रहे कि, और 2 दिन तो पता क्या हुआ, जब 2 दिन तो उसने कुछ बताया नहीं, हर तरह से पूछने पे कुछ नहीं बताया। फिर रिक्शे वाले को ही बुलाया हमने कि भाई ये जो मोबाइल है ये तेरे पास, तू छोड़ के गया था इसमें? हमने कहा ऐसा तो नहीं कोई और छोड़ गया हो और D5 में आया हो और हम इसको पूछताछ कर रहे हो। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने रिक्शे वाला बुलाया। रिक्शे वाला ने कहा हाँ यही था, यही छोड़ के गया था, यही सवारी थी। तो तब तक D5 में सर्च नहीं करा गया था, सर्च ना तब मतलब नहीं था, तब तक कोई अच्छा। सर्च नहीं था। जब कुछ है ही नहीं तो सर्च क्यों करें? हाँ, मतलब बस एक शक का है कि यहाँ पे इसका छूट चुका है, इससे वो पता चल जाएगा आगे जाके। हाँ, मोबाइल मिल गया तो रिक्शे वाले ने बताया कि एक आदमी आया था जिसको मैं ये D5 पे छोड़ गया था। अब वो कह रहा था मैं तो नहीं गया, मेरा मोबाइल तो।
फिर उस रिक्शे वाले को आइडेंटिफिकेशन के लिए लाए कि कहीं ये यही छोड़ के गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आया हो और हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, ये ना हो। तो रिक्शे वाले ने बताया कि नहीं यही था, इसी को मैं लाया था, शशि चौक से लेके गया था शायद, और इसको यहाँ में इसकी बुआ का लड़का था, यहाँ शशि चौक पे कोई क्लब में काम करता था। ये उसके पास आया था और शाम को अपना खाना वाना खा के ये गया था रात में कोई 10 बजे के लगभग, और वहाँ छोड़ गया था ये। उसने पता लिया कि यही छोड़ के गया था। तब जब वो छोड़ के गया बताया, तब फिर हमने इसे और थोड़ा ढंग से पूछताछ करी। तब इसने उस दिन तीसरे दिन भी शाम को कबूल किया कि हाँ वो मार दी मैंने पायल, वो बड़ी पायल, नंदलाल की लड़की। पायल 2 गायब हुई थी, एक छोटी सी बालक थी शायद 8-10 साल की, और एक ये पायल थी बड़ी। तो हमने इंट्रोगेशन में छोटी पायल बड़ी पायल इस तरह आइडेंटिफाई किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो फिर पूछताछ हुई, उसने स्वीकार किया कि हाँ वो मैंने मार दी। तो कहाँ है डेड बॉडी, कहाँ है? तो उसने बताया डेड बॉडी तो मैंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी। तो फिर बोले उसके कपड़े, तो उसने कपड़े, सैंडल, पर्स, हाँ बताया कि वो मेरे D5 में, D5 जो बनी हुई है ना उसके पीछे एक बाउंड्री है, उसके बाद कोई 1-2 मीटर 3 मीटर खाली जगह है और फिर बना हुआ है, घर बना हुआ है D5, और हाँ पीछे वो है पानी की टंकी। तो उस कह रहा था जो बाउंड्री है उसमें पड़े हुए हैं, उसको तलाश कराया तो वहाँ तो हड्डी, स्कल और बच्चों के कपड़े मिले। तब पता लगा कि भाई ये तो कहीं ये बच्चे यही तो नहीं गायब कर रहा। फिर वो दिखाए उसे नंदलाल, फिर नंदलाल को दिखाया, उसने पहचान लिया। हाँ फिर यही पर्स था, नंदलाल बुलाया, उसने पहचाना कि हाँ यही मेरी बेटी के चप्पल स्लीपर्स हैं, यही वो जो कपड़े पहनी थी उस दिन, दुपट्टा। और अभी तक उसने सिर्फ एक ही का कबूल करा है। हाँ एक पायल वही, हमने पूछा ही एक था। हाँ, हमें ये तो मतलब सोच के ऊपर थी कि ये बच्चों को भी मार दिया होगा इसने। वो तो बच्चों का तो हम सोच रहे थे कि कोई वो दूसरा किडनैप कर रहा है और ये सिर्फ एक का मर्डर कर रहा हाँ, है। इसने हाँ, मार ठीक है। लेकिन जब वहाँ तलाशी हुई, उसकी चप्पल, उसकी सैंडल, उसके कपड़े, तो वहाँ और भी बच्चों के कपड़े मिले, स्कल मिले, हड्डियाँ मिल गई, और बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के सैंडल टाइप के मिल गए 1-2। तब लगा कि ये तो इतनी हड्डी इतनी स्कल कहाँ से आ गई। जब इसने बताया कि मैंने उसमें फेंक दिया नाले में और यहाँ 2-3 स्कल मिल गई, तब फिर इससे पूछताछ हुई। SSP को बताया गया कि साहब ये तो मामला बच्चों का भी लगता है। फिर SSP भी हुई, लेकिन तब तक प्रेस को बात पता नहीं लीक हो गई कि बड़ी पायल का मर्डर खुल गया, और वहाँ तो D5 पे पुलिस OB वैन पहुँच गई। पुलिस भी पहुँची, OB वैन भी पहुँची, और हम लोग वहाँ से लेके चले गए इनको। पंपलेट छपवा रखा था ना हम लोगों ने। हाँ, पंपलेट के बच्चे जो गायब थे उनके फोटो पूरे डिस्प्ले हो रहे थे पूरे नोएडा में, नाम और उम्र सहित बच्चों के। उसके बाद फिर पूछताछ हुई 7-8, फिर 3-4 दिन लगे उसको पूछताछ करने में। तब फिर उसने इतनी याददाश्त, उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उसने बच्चों के एक बच्चे को बताया, और क्या कपड़े पहने था जब मर्डर के वो बताया। एक दो लेडी तो थोड़ी बड़ी थी, उनकी ब्रातक का रंग बताया उसने, वो इस तरह की पहनी थी, वो इस तरह की पहनी थी। चूड़ियाँ का रंग बताया कि वो ऐसे चूड़ी पहनी थी। इतने तेज दिमाग का, मतलब उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि इतना समय था। हाँ, इतने समय हाँ टाइम भी बताया कि ये सवेरे 10 और 11 के बीच की बात है, ये शाम को 5 और 6 के बीच। ये जब आप लोगों ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करा तब ये खोले कि ये हाँ, बच्चा, तब खोला। तो उसने एकदम से कैसे कबूल कर लिया फिर कि कुछ तो मतलब बहुत कई दिन लगे ना उसको, एक दिन नहीं, 3 दिन में तो एक बड़ी पायल को ही 3 दिन तो इसी को, जब ये छूट गए तब और स्कल मिल गए, तब फिर उसको जब हुआ तो 3 काम वाली बुलाई उसने। हाँ घर में काम करूंगी। हाँ, अच्छा। एक नेपालन थी नंदा, वो इन्हीं क्या काम करती थी इससे पहले, फिर उसकी डिलीवरी होनी थी। तो काम वाली। हाँ, डिलीवरी के बाद फिर आई कोई 1-1.5 महीने बाद। तो इसने उसको कहा चाय आई है तू, इतने बाद चाय पी ले। वो पहले काम करती थी तो उन्होंने कहा ठीक है चाय पी लेते हैं। चाय उसी ने बनाई, नंदा इसको पिलाई, खुद पी, जाने लगी तो इसने उसका गला दबा मार दी। अब बताओ, उसका बेचारी का 1-1.5 महीने का बच्चा रह गया,
और इसने उसका बाप उसका हस्बैंड ढूंढता फिरा। उसकी तो पुलिस को पता ही नहीं थी कि वो भी गायब है, ये इसने बताई इंटरव्यू। रीजंस क्या रहे थे मारने के कि मारने बड़ों को मारा इस वजह से और बच्चों को मारा इस वजह से? रीजन एक ही था, दरअसल वो लेडीज को ही उठाता था, लड़कियों को ही उठाता था। एक बच्चा भूल में उठाया था उसने, लड़का था वो भी इसलिए उठाया था, लड़की समझ के उसके बाल बड़े बड़े थे। हर्ष उसका मुंडन नहीं हुआ था। अब देखिए वो बच्चा अपने माँ बाप के कई साल में पैदा हुआ था, शायद 10 साल बता रहा था मैं, 8 शादी के कलेजा भी खाया उसका। और वो उठा ले गया उसको लड़की समझ के, जब उसको कपड़े उतारे तो वो लड़का था। फिर उसने उसका मर्डर कर दिया उसके बाद। और फिर उसका बता रहा था जब वो काट रहा था उसको तो कलेजा भी खा के देखा, कह रहा था खा तो लिया लेकिन फिर उल्टी हो गई थी। तो वो हर किसी का खाता था? नहीं, सिर्फ जैसे एक का। एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई थी कि वहां पे वो बच्चों को ले जाता था, काटता था, खाता था। नहीं, गलत ऐसा बात। सही नहीं, था कुछ कि सब गलत बात है। वो सिर्फ उसने बस एक बार ट्राई करने की एक बार कोशिश ट्राई करी किया था, वो भी क्यों खाया? क्यों हाँ। खाया? उसने कहा कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए हमारे वहाँ पे पहाड़ों पे उसका कलेजा खाते हैं बकरे का नमक लगा था। तो उसने ये प्रयास किया कि ये खा नहीं पाया इसको, फिर वो इसको पचा, मतलब उल्टी हो गई, तुरंत उल्टी हो गई। फिर ये कई एक आध देखी है मैंने कोई मूवी, उसमें दिखा रहे थे बच्चा, गलत बात है। नहीं सर, ये प्रेस में भी चला था कि वो बच्चों को खा लेता था शुरुआत में, तो ये नहीं, ठीक बात नहीं। ऑर्गन ट्रेडिंग की भी बात चली थी, वो भी कहीं से कहीं तक नहीं, हमें नहीं पता लगी। इतने सारे जब वो मर्डर करता था तो ओनर को कैसे पता नहीं चला? आसपास वाले लोगों को कैसे नहीं पता चला? खून खराब हो जाता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी आदमी कट जाता है इतना खून निकलता है, वो पूरी पूरी बॉडी चॉप कर देता था। हाँ, तो ये पता कैसे नहीं चलता था? और अगर आप एक बॉडी को कुछ दिन के लिए रख दोगे तो वो स्मेल आ जाएगी। कितने 16, 17, 18 से ज़्यादा ही थी तो वो स्मेल भी नहीं आई, ओनर को तक नहीं पता चला। नहीं स्मेल तो आई। वो जब उसने पहले जो शुरुआत के 1, 2, 3 बच्चे मारे तो वो काट के पीछे फेंक दिए उसने। अब वो जो पीछे फेंक दिए तो पीछे जो रहते थे, पानी की टंकी थी, उस पर कुछ परिवार रहते थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में से बड़ी बदबू आ रही है। एक बगल में जो कोई डॉक्टर रहते हैं उनका नौकर था, वो भी शायद नेपाली था, पहाड़ी था, उसने भी कहा तेरे घर में क्यों यहाँ कोई रहता है वो उसके नौकर ने कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो बड़ी बदबू आ रही है। और ये जो इनके यहाँ मेड आती थी ये काम करने, उसने भी कहा, शायद ये नंदा ही थी, कि घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है। तो फिर इसने पीछे फेंकना बंद कर दिया, फिर नहीं पीछे फेंके। फिर क्या करता था, एक आरती नाम की लड़की का बता रहा था वो, उसने फिर वो उसमें डालना चाहा नाले में, लेकिन पूरी डेड बॉडी नाले में गई नहीं, तो फिर उठा लिया। और जो D5 बनी हुई थी जब हम देखे थे उसको, तो नीचे तो उस आदमी वो रहता था, उसका मालिक, और ये ऊपर रहता था, ऊपर कमरा था इसका लेटरिन बाथरूम कमरा, और शायद रसोई भी थी क्या, वो एक ऊपर बनी हुई थी। तो ये डेड बॉडी को ऊपर ले गया, बाथरूम में इसने गला काट दिया, गला काट के डेड बॉडी को वो रख दिया शीट पे, समझ रहे हैं। और जब तक पूरा खून बह नहीं गया तब तक आगे नहीं काटता था ये, पूरा शीट की तरह काटता। हाँ। और फिर जब खून बह जाता था पूरा, तो फिर जहाँ जहाँ जोड़ हैं, ये बकरा काटना वहाँ जानता था, तब से वहाँ सीख गया था कि कहाँ से काटना आसान है। तो जहाँ जहाँ से जोड़ हैं वहाँ से आसानी से खोल देता था, कहता था पीछे, हाँ सिर को पीछे आगे नाले में एक पटिया खुला हुआ था, हाँ उसमें डाल देता था, बोरे उसमें भर के पन्नी में या बोरे में। अब जैसे डेड बॉडी है, पहले तो पेट फाड़ बड़ा है, पेट को फाड़ के इसको स्पाइनल बोन को तोड़ देता था, 2 टुकड़े हो गए, उसके बाद प्रेशर मार के ये रिब्स तोड़ देता था, ठीक है जी। और उसके बाद ये खोले यहाँ से खोले, खत्म, उनको भर के फेंक देता था। सेक्सुअल डिजायर पूरी करता था फिर उसके बाद ये वो भी तो एक समस्या थी, सेक्सुअल डिजायर मारने के बाद पूरी करना चाहता था और हो नहीं पाते थे, उससे पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाता था, ये भी उसको थी। लेकिन वो चिड़ में मार देता था पहले, उसके बाद
प्रयास करता था। पंधेर का इन्वॉल्वमेंट कितना था? पंढेर का इन्वॉल्वमेंट, पंढेर का तो कई मर्डर तो ऐसे थे जब हुए यहाँ D5 में, और पंढेर था ही नहीं यहाँ, नोएडा में ही नहीं था। ज्यादातर हाँ, ज़्यादातर ऐसे थे। एक दो ही है जो जब पंधेर में हाँ, था। जब पंढेर था यहाँ, मतलब आधे से आधे तो होंगे जब ये था ही नहीं यहाँ। और ये बात हम लोग तो पंढेर को कभी शक नहीं हुआ, मतलब आसपास के पड़ोस की अगर बता रहे हैं कि आपके घर में स्मेल आ रही है, हाँ, तो जो ओनर कभी, जैसे आप बता रहे हैं कि एक दो बार ही, हम फॉर एग्जांपल एक बार का ही ले लेते हैं कि एक बार वो है घर में हाँ, और एक बार भी हुआ है, तो उसको एक बार भी शक नहीं हुआ कि दिन ऐसा? में तो रहती वो नहीं अक्सर नहीं रहता था यहाँ। वो तो मूल रूप से तो चंडीगढ़ का रहने वाला, चंडीगढ़ चला गया। एक घर उसका फरीदाबाद में भी है। महीने में 15 दिन में आता था। कभी महीने में आए तो उसको फ़ोन कर देता कि भाई मैं आ जा रहा हूँ, खाना बना लेना, और ये सफाई करके रखता था। और उसे शौक था कॉल करने का। कॉल का वो शौकीन आदमी था, जब रुकता था रात में जरूर बुलाता था। ये पायल भी उसकी आती थी कॉल। हाँ, पायल भी उसने बताया था नंदलाल ने कि नौकरी के लिए आई थी, नौकरी के लिए नहीं आई थी। इंट्रोगेशन में जब पता लगा तो कि वो ये बुलाता था पंढेर। जब पंढेर चला गया चंडीगढ़ तो इसने बुला ली, और उसने मांगे पैसे तो इस पे पैसे थे नहीं, तो उधार के उसने कही, उधार के नहीं, तो जैसे ही खड़ी हुई चलने के लिए उसने दुपट्टे से, गले में दुपट्टा था, उसी दुपट्टे से उसका गला भींच के मार दी, और फिर अपनी जो डिजायर। पंढेर का पॉलिटिकल या फिर पुलिस की तरफ से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था? नहीं, कोई उसका कुछ मूवी में दिखाया गया ऐसा? मूवी में कुछ भी दिखाया तो उसके क्या, मूवी कौन, वो तो कहते हैं हमारी कल्पना है, कल्पना में कुछ भी कर लो, कल्पना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, किसी कुछ भी नहीं था। अब उसका ये है पैसे वाला, तो पैसे वाला था, अच्छा खासा पैसे वाला था था उसका। हम दो लोगों ने, यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सेंट स्टीफेंस का स्टूडेंट है वो, और यदि किसी पुलिस अधिकारी का होता तो हम पे ही प्रेशर आता ना। हमने तो उसको पूछताछ करने में उसके साथ 3rd डिग्री भी यूज करी जब, तो हम पे तो किसी का प्रेशर आया नहीं। एसएसपी ने पैसा लिया है, उनका बैचमेट था। नहीं उन्होंने आईएएस, हाँ नहीं, अरे वो तो बहुत डिसेंट। हाँ, वो तो इतने चिंतित थे किसी तरह बच्चे कैसे मिले भाई, बहुत चिंतित रहे। अच्छा, इसने पंधेर ने कोशिश करी थी बचाने की सुरेंद्र कोहली को? कोहली को बचाने की कोशिश करी थी पंधेर ने, क्योंकि पैसे वाला था। नहीं, पैसे वाला था, लेकिन वो बचाने को वो तो पकड़वाया ही उसने भाई। किसी ने उसका गांव नहीं देखा, रिमोट में, अल्मोड़ा में रिमोट में उसका गांव था, पुलिस को पता नहीं। यदि वो मदद नहीं करता तो वो पता नहीं कैसे मुश्किल से आता नहीं आता, उसको नहीं पता था। नहीं, वो क्यों पकड़वाता, कह देता भाग जा पंजाब, नेपाल चला जा, कैसे वर्कआउट होता भाई। उसने अपनी गाड़ी भेजी, अपना नौकर भेजे 2, और उसको बुलवाया वहाँ से। उसको ये तो पता थी पुलिस आ जाएगी तो पूछ ही लेगी। यदि वो इन्वॉल्व उसका होता तो ये तो वो जानता ही था कि यदि पुलिस के हाथ आ गया तो पुलिस तो पूछ ही लेगी, है ना। और वो कोई बिल्कुल गंवार आदमी तो था नहीं, इतना तो जानता ही था कि मैं पकड़, फिर ये क्यों पकड़वाता, फिर तो कह देता भाई इसको वहाँ चला जा, ले पैसे ले जा और चला जा, कहीं चला जा, नेपाल चला जा, वहाँ चला जा, जहाँ भी भेज देता उसको। यदि उसका इन्वॉल्वमेंट होता तो क्यों पकड़वाता। और कोई पुलिस अधिकारी का कुछ भी, एक तिल बराबर भी किसी कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो सब बकवास की बात है कि ये ऐसा है ना, पुलिस के पास, पुलिस रिएक्ट नहीं करती, अपने ऊपर आरोप लगते रहते हैं, कुछ नहीं करे, चलो ठीक है। और इसलिए कि वो उसको फुर्सत नहीं है कि अपने उनका जवाब दे। हमारी राय में तो पुलिस को एक सेल बनाना चाहिए कि जो उस पर आरोप लगाए गलत, तो उसका रिएक्ट करे। 10 दिन रखा, 10 दिन रखा। हाँ। 3rd डिग्री में आप लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस आए थे जब 3rd डिग्री भी यूज करा था? चैलेंज तो देखो, एक तो उसकी जो शुगर थी, इंसुलिन लेता था, और इतनी डाउन हो जाती थी कभी कभी तो कि हम लोग, एक बार तो इतनी वहाँ डाउन हो गई, डॉक्टर बुला, यहाँ पे भी तो हो गई थी वहाँ सेक्टर 58 में, एक डॉक्टर बुलाना पड़ा। पहले उसको कुछ पता नहीं थी कि क्या है, उसको पता थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हमें पता भी नहीं थी। तो उसने टेलीविज़न देख लिया, टेलीविज़न में उसके ये दांत, वो प्रेस तो ऐसे दिखाती थी जैसे राक्षस है, बड़े दांतों वाला।
वो देख के उसका सुगर डाउन हो गया एकदम। उनके घर पहुंचा देख। हाँ, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोर्ट ने 2023 में दोनों को एक्यूट कराया। हाई कोर्ट ने, हाँ, हाई कोर्ट, कोर्ट ने तो सजा दी है, फांसी। हाई कोर्ट ने। सीबीआई हाँ, कोर्ट में हाँ। सजा दी। हाँ, तो कैसे देखते हैं आप इसे कि मतलब इन देखिए, मामले में एक आदमी ने क्राइम किया, देखने वाला कोई नहीं, तो कहाँ से एविडेंस? तो सर्कमस्टेंशियल ही आएंगी, आई विटनेस तो कोई था नहीं। जो साक्ष्य ऐसे थे, परिस्थिति जन्य थे भाई, वहाँ से जो उसने बच्चों के गर्दन काटी, उस जो पाइप था उसमें ब्लड मिला, ठीक है, ब्लड कलेक्ट किया, जो हड्डियां नाले में फेंकी थी हड्डियां कलेक्ट की, हड्डियों से डीएनए टेस्ट DNA कराया, मिला। डीएनए मिला माँ बाप का उन हड्डियों से, और कपड़े, चाकू बरामद हुआ उसकी रसोई चाकू से, तो जिससे यूँ कह काटता सकते हैं चाकू पे ब्लड स्टेन नहीं थे, हाँ। चाकू था, चाकू तो वो हाँ। नॉन वेज खाता था, हाँ, तो वो साफ चाकू कर थे, देता। साफ कर देता था। दूसरे, बच्चों के कपड़े बरामद हुए, पायल का मोबाइल बरामद हुआ, मोबाइल में उसका सिम, सिम उसकी उसका आईडी का डाटा। लगा हुआ सिम चला। तो कोर्ट के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, हाई कोर्ट के उसमें हो सकता है कि हम जो प्लीड करने वाले हों उन्होंने कैसे प्लीड किया, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कैन लैक ऑफ एडमेंस, कोई अच्छा ये बताओ, कोई एक बच्चे को मरते हुए देखता तो कोई ना कोई तो गवाही देता, देखा किसी ने नहीं तो आई विटनेस कहाँ से आएंगे? कोई सुनने वाला नहीं, अकेला, वो सिर्फ दीवारों के अलावा कोई नहीं जानता था कि इस घर में क्या हो रहा है। कोठी में अकेला रहता था। अच्छा, वहाँ से जबरदस्ती उठाता नहीं था, प्यार से बुलाता था, तो हमारे काम कर ले, आ गई, ये टॉफ़ी ले ले, चलो और टॉफ़ी लो, मेरे लिए तू चाउमीन ले आ, एक लड़के को बुलाया उसने, मेरे लिए वहाँ से चाउमीन ले आएगी, हाँ ले आऊँगी, तो ले पैसे ले जा। वो बेचारी पैसे लेने आई, अब उसने मर्डर कर दिया। वहाँ पुलिस भी लगी रहती थी, 2 सिपाही कंटिन्यू रहते थे दिन और रात, लेकिन कोई जबरदस्ती उठावे तब तो पता लगा सिपाहियों को, प्यार से बुलाता था। नहीं, वो इतना तेज था, तेज बहुत था वो। वहाँ तो सुनसान रहता था ना। जब सिपाही जैसे गर्मियों के दिनों में पिकेट लगी है, वही गया, उन्हें पानी भी देता था, चाय पिलाता था, हैं? कभी सिगरेट विगरेट देखा उसने पीने चले गए, उसी बीच में किसी बच्चे को बुलाया, तो बस आओ टॉफी देंगे, काम कर दिया। तो कोई ऐसा लगा हुआ तब भी उसने काम कर दिया। सीबीआई की जांच से आप लोग संतुष्ट थे? नहीं, सीबीआई ने, हमने उनकी जांच देखी नहीं, लेकिन सीबीआई से तो कोई बड़ी एजेंसी इंडिया में है नहीं, और उससे आगे कौन विवेचना करेगा। जितना उन्होंने कर लिया उतना हमने कहाँ किया भाई, हमने तो सिर्फ, हमारे पास तो उनका हेयर से ही तो था, जो उसने हमें बयान दिया वही था। आपकी रिपोर्ट्स देख करके सीबीआई का कुछ रिएक्शन रहा हो? आपकी रिपोर्ट्स देख करके, आपकी इन्वेस्टिगेशन? नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग जाते रहे। हाँ, जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन पहुँच गई तब भी बुलाते रहे, बुला लेते थे, हाँ बुला लेते थे कि क्या है वो, लेकिन उनका जो, उनके पास जो संसाधन है सीबीआई को, यूपी पुलिस के पास कहाँ थे, तब तो और नहीं थे। अब तो कुछ बढ़ गए, तब तो और नहीं थे। हमारे एफएसएल नहीं थी प्रॉपर। नार्को टेस्ट भी यूपी पुलिस में पहला शुरू हुआ, यूपी का सबसे पहला नार्को टेस्ट था वो, और सिर्फ इसलिए हुआ था कि कुछ एविडेंस मिले इनके खिलाफ, और ये हैं कि नहीं है, पंडेर है कि नहीं। गुजरात गांधीनगर, हम ही लोग गए थे, हम लोग वो नार्को टेस्ट भी हम लोग करा के लाए। वो समय इतना हाईलाइट हो रहा था ना पूरे वर्ल्ड में, ट्रेन से करा दिए टिकट। तो फिर ये हुआ कि ट्रेन से नहीं जाएंगे, हमने मना कर दिया, हुए हम नहीं जाएंगे ट्रेन से, हम भी मर जाएंगे, इनको मार देंगे पब्लिक। तो इनोवा करवाई जैसे ही लेके चले ना, वो एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ सुबह और रात को 3 बजे के लगभग। जिस इनोवा में वो लोग बैठे थे, बोलिए वो कुछ सिपाही बैठाए, वही हो गई एक्सीडेंट। आगे से पूरा हिस्सा चला नहीं, बिल्कुल तभी लॉन्च हुई थी इनोवा, तब फिर प्लेन से करवाया, फिर प्लेन से गए। आपके मीडिया वाले भी साथ गए थे, हम लोग धीरेन्द्र गए थे। सुरेंद्र कोहली की फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सुरेंद्र कोहली की पत्नी और पंडेर की पत्नी दोनों D5 में रहती थी, और जब तक इसकी बेटी हुई थी सुरेंद्र के यहीं पे D5 में, उसका नाम पंडेर की पत्नी ने रखा सिमरन। और जब पंडेर की पत्नी चली गई यहाँ से चंडीगढ़, तो वो भी अपनी पत्नी को छोड़ आया, इसलिए भेज दी, तो अकेला रहने लगा।
1.5-2 साल ही अकेला रहा, उस दौरान ये सब। जब पता चला इंसिडेंट के बाद? नहीं, वो तो आए नहीं, हमारे हम नहीं मिले ना उनसे। हम लोग उसके बहुत गरीब आदमी, वो तो यहाँ नहीं मिले। गाँव नहीं मिले किसी से। हम तो उन मिलिट्री वालों के अधिकारियों से बात हुई थी जिनके यहाँ नौकर था। इसीलिए सेक्स का रोग बस उसे देख देख के लगा ना, हाँ, पंडेर को। पंडेर को। ये कॉलगल बुलाता है रात में, हाँ, ये देखता था वो देखता रहा। दरवाजे से। फिर इसने भी सेक्स पावर बढ़ाने की टेबलेट भी लेता था ये बगल के मेडिकल स्टोर से। स्टोर से। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं आयुषी तलवार मर्डर केस में। हाँ। आप लोग उस केस से कैसे ली? मैं नहीं था उसमें, ये मैं था। मैं दरअसल मेरठ से ट्रांसफ़र पे आया था, तो मेरी एक दाढ़ में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर राजीवानंद वहाँ के थे, बड़े अच्छे डेंटिस्ट, वो मेरा इलाज कर रहे थे। अब जब मैं यहाँ आ गया तो वहाँ जा नहीं पाता था, तो मैंने उनसे कहा, भाई डॉक्टर साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब कैसे हो ये? तो उन्होंने कहा, आप चिंता ना करो, मेरे फ्रेंड हैं यहाँ सेक्टर 18 में बैठते हैं, आप वहाँ पे उनको दिखा लिया करो। तो मैं इनके पास 2-3 बार आया था। अच्छे होशियार डॉक्टर थे। तो ये जो इनका नौकर था, क्या नाम था उसका, जो मर गया उसी साथ में, हेमराज। हेमराज वहाँ पर्ची वर्ची काटता था, फीस दी और पर्ची काटे, तो अंदर डॉक्टर देखते थे। तो मैंने 2-3 बार वो देखा था। जब उसका और उसी का मर्डर हो गया तो एसपी सिटी साहब का फ़ोन मेरे पास गया, कहाँ हो तुम? मैंने, सर मैं घर पे हूँ। कह रहा जल्दी आओ, मर्डर हो गया। मैं एसओजी में था ही, मैं जल्दी कपड़े पहन के आ गया। एसओजी अक्सर हीनस क्राइम के मौके पे जाती है। तो बोले डॉक्टर साहब वहाँ मिल गए मुझे, तो बोले इनकी बेटी का मर्डर हो गया। अरे, तो उन्होंने कहा आप हेमराज को देखे हो? मैंने कहा हाँ देखा तो है, कि वो मार गया मेरी लड़की को। इस तरह वो हम उसमें एसओजी तो लगती ही है, हीनियस क्राइम में लगती ही है, तो इस तरह लगे थे वो हेमराज को ढूंढने। हेमराज को ढूंढने तो नेपाल तो नहीं गया, पर भजनपुरा में उसके रिश्तेदार थे, उनको लाया था पकड़े। लेकिन जब मैं उसको ला रहा था तभी उसकी डेड बॉडी छत पर मिल गई दूसरे दिन। उस टाइम पे बहुत ये हुआ कि एविडेंस टेम्परिंग कुछ भी उसमें सबसे देखिए, उसमें जो गलती पुलिस से हुई, जो भी विवेचक थे उनकी लापरवाही थी, और उससे ज़्यादा लापरवाही नहीं कहेंगे, उससे ज़्यादा खराब रोल प्रेस का था। प्रेस यहाँ पुलिस दबी रहती थी प्रेस से, प्रेस घुस गई अंदर, जो भी एविडेंस थी। अब मान लीजिए, देखिए हम जब गए थे, नॉन एरिया था, हम जब वहाँ गए तो हेमराज जिस कमरे में रहता था, उस कमरे में एक छोटा सा सोने का बेड पड़ा था, उस पर रुई का गद्दा था और 2 कुर्सी रखी थी, ऐसी एक मेज थी। उस मेज पे 4 गिलास रखे थे और दारू की बोतल रखी थी, और 2 कुर्सी रखी थी, और 2 जो बेड था उस पे लगा था कि इन पे कोई बैठा है, गद्दे पे बैठे। उससे पहले किसी पुलिस वाले ने गिलास छू लिए, प्रेस के जो कर्मचारी थे, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रेस वाले अपनी उन्होंने छू ले, कि मतलब वो जो एविडेंस की टेम्परिंग वहाँ हुई, वहीं से होना शुरू हो गई। उसमें गलती पुलिस की ये थी कि भाई आपको स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए था कि भाई यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ऐसा कोई नहीं प्रेस का कि बात न माने। जब तुम किसी को रोकेंगे नहीं तो फिर क्यों रोकेंगे कोई? जितने भी हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कह दो भाई यहाँ मत आना अभी थोड़ी देर, तो रुक जाते हैं सब। लेकिन उन्होंने वो ऐसो वो जो थे विवेचक, वो रुक जाते 1 घंटा, तो ये बहुत कोई टफ मर्डर नहीं था, और उनके वहाँ न रुकने की वजह से टफ हो गए। कौन था इसके पीछे, क्योंकि अभी तक ये एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। देखिए, हम जब तक हम कर रहे थे तो डियाज साहब ने मीटिंग ली एक बार रात में। वो आई, पहले उन्होंने वो जलवायु विहार में उनका घर देखा जहाँ लड़की का मर्डर हुआ था, सब देखा, हम भी साथ में थे तब, पूरा सब लोग थे। फिर मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने पूछा कि भाई कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मर्डर डॉक्टर ने नहीं किया। तो हम लोग 2 थे, एक एसटीएफ के यहाँ के जो यूनिट इंचार्ज थे, डिप्टी एसपी थे, एडिशनल एसपी रामबदन सिंह, और मैं। उन्होंने हाथ उठाए, हमने हाथ उठा दिए, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है तुम लोग जाओ दोनों। तो हम चल दिए। सवेरे के लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे, 3:30 बज रहे होंगे।
मैं जा रहा था, रास्ते में एसएसपी का फ़ोन आया कि कहाँ हो तुम? मैंने सर मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्यों? मैंने कहा सर अब तो केस वर्कआउट हो गया लगभग। कि नहीं नहीं तुम अपना काम करो। एसएसपी श्री सतीश गणेश साहब थे यहाँ तब। उन्होंने कहा मुझसे, और फिर जब दूसरी टीम आई है सीबीआई की, वो उनसे पूछताछ करने गई। उसके बाद उसने मुझे समन किया। मैंने कहा तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मुझे क्यों बुला रहे हो? तो उनने मुझे बताया कि तब वो बनारस में थे सतीश गणेश, कि शायद डीआईजी थे या आईजी थे, कि आईजी बनारस ने हमसे कहा है कि सब इंस्पेक्टर है वहाँ गजेंद्र सिंह, मैं तब गाजियाबाद चला गया था, एसएचओ था मसूरी, उससे ज़रूर पूछना इस बारे में। मैंने कहा मैं बताऊंगा, तुम्हारी बात एक्शन दूसरी तरफ है, मेरा दूसरी तरफ है। तो बोले और कोई बात नहीं। मैंने मेरी तो यही बात है कि डॉक्टर ने नहीं मारी लड़की, क्योंकि मैंने डॉक्टर रिमांड पे आया था तो सतीश गणेश साहब ने मुझे ही जिम्मेदारी दी थी कि इसका इंटरोगेशन तुम करोगे। मैं 7-8 घंटे इंटरोगेट किया तो मुझे हर तरह से, मतलब उसके साथ तो 3rd डिग्री कुछ नहीं, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी था। जो हमने पूछा उसका उस पर उसका तर्कपूर्ण जवाब था। तो करा किसने था? वो नौकरों ने। हेमराज? हेमराज नहीं। अच्छा, जो दो अलग। हेमराज को भी नौकरों ने मारा और लड़की को भी नौकरों ने मारा। और रीजन? रीजन था डॉक्टर से उनकी राइवलरी। और क्योंकि हेमराज लड़की को मारने नहीं देता, उसने लड़की पाली थी वो, इसलिए पहले उन्होंने हेमराज को मारा। जो हम अंदाज लगा रहे, मतलब ये अभी तक नहीं जो निष्कर्ष हमारी इन्वेस्टिगेशन से निकली, जो वो जो पूछताछ हुई या जो संभावना बनी, वो ये थी कि ये पहले प्यार से हेमराज को छत पे ले गए, वहाँ मर्डर किया, फिर उसके बाद लड़की को। वो दो नौकर कहाँ हैं जो जिनके ऊपर आपको अभी भी शक है? अब तो पता नहीं कहाँ है। तो रिमांड उनका तो सीबीआई ने नार्को टेस्ट कराया था और नार्को टेस्ट में उन्होंने स्वीकार किया था। फिर क्यों नहीं उनको सजा? वो ही प्रेस की आ गई भूमिका। अब मान लो मैं कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आप प्रेस से मुझे पूछने आए, तो मुझे क्या सब बताना चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ? मैं कहता भैया इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कोई कंक्लूजन होगा बताऊंगा। और हमारी पुलिस क्या करती थी कि हम देखो, हम उसका हेमराज का मोबाइल ढूंढ रहे हैं, हम उसका मोबाइल ढूंढ रहे हैं, और वो चल जाता था अखबारों में, टेलीविज़न पे, और जिस पे हम मोबाइल था वो फेंक देते थे। खुकरी ढूंढ रही है पुलिस, खुकरी गायब कर दी, मोबाइल मिले कोई चंडीगढ़, कोई कहाँ कहाँ, इस तरह टैंपर होते रहे। ये अभी भी आप हैं टच पे डॉक्टर्स से? नहीं, मैं अब नहीं हूँ। अब तो जब वो जेल में, एक बार मैं मेरे यहाँ से मैं ट्रांसफ़र गया था गाज़ियाबाद जब मैं था तो किसी काम से जेल पे गया था कोई बयान लेने, तब मुझे डॉक्टर वहाँ मिला था, उसके बाद फिर नहीं। तो ये थे सर, इन्होंने हमारे साथ निठारी कांड पे बहुत महत्वपूर्ण बात करी, आयुषी तलवार मर्डर केस पे बात करी। इन्होंने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।